नमस्कार। आस्था और विज्ञान दो अलग अलग चीजें हैं। कुछ का मानना है कि जहां विज्ञान के तर्क समाप्त होते हैं, आस्था वहीं से शुरू होती है। आज भी लोक आस्था के महापर्व छठ के अवसर पर तमाम अनुरोधों और पाबंदियों के बावजूद लोग सुरक्षित दूरी की अनदेखी करते हुए आस्था के नाम पर इकट्ठे हुए। बीमार होने पर डॉक्टर के पास जाएंगे, लेकिन डॉक्टर की सलाह की अनदेखी करते हुए छठ के घाटों पर बिना मास्क पहने सट सट कर खड़ा होंगे। क्यों? क्योंकि आस्था का सवाल है। कोई भी धर्म अपने जीवन को खतरे में डालकर पूजा के लिए प्रेरित नहीं करता है। कोरोना संकट के इस दौर में हम सबको ये बात समझने की जरूरत है कि आस्था, पर्व त्योहार और भगवान के प्रति समर्पण हम आगे भी दिखा सकते हैं, लेकिन अगर एक बार संक्रमित हो गए और कहीं जीवन से हाथ धोना पड़ गया तो फिर न तो आस्था दिखाने के लिए हाथ बचेंगे और न ही जीवन। कोविड-19 के प्रति आप सतर्क रहें, जागरूक रहें। इसलिए आकाशवाणी पर हम लेकर आते हैं ये खास कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर A.K. वार्ष्णेय। डॉक्टर वार्ष्णेय, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। जी, धन्यवाद। इससे पहले कि डॉक्टर साहब के साथ हम चर्चा शुरू करें, हम अपने श्रोताओं को बता देना चाहते हैं कि अगर वो भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 011-2331-4444। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-115767। डॉक्टर वार्ष्णेय, जैसे कि कार्यक्रम की भूमिका में हमने कहा और आपने भी देखा होगा कि दिल्ली में तमाम बंदिशों के बावजूद आज शाम को डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के लिए बड़ी तादाद में लोग नदी किनारे पहुंचे, या फिर जिन लोगों ने खाली पड़े जमीन में जलकुंड बना रखे थे, वहां भी एक छोटे से जगह पे 20-25 लोग सूर्य की आराधना करते नजर आए और उनके रिश्तेदार भी बड़ी तादाद में इकट्ठे हुए। ऐसे में इस तरीके की जो चीजें हो रही हैं, इससे संक्रमण के और बढ़ने की आशंका है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, देखिए, आपकी जो ये चिंता है बहुत ही स्वाभाविक है और मेरे ख्याल में जो भी साइंटिफिक कम्युनिटी है, जो भी हम डॉक्टर्स हैं या हमारे हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटर हैं, सभी जो है स्वास्थ्य मंत्री और सभी जो है बहुत चिंतित हैं कि लगातार जो है जब से हमने ओपन अप किया है और उससे लोग इकट्ठे होने शुरू हुए हैं और लगातार जैसे हम देख रहे हैं कि खासतौर से दिल्ली में रोज ही केस बढ़ते चले जा रहे हैं। 6,000, 7,000, 8,000 केस आ रहे हैं और आप ये देखिए स्थिति ये है कि लगभग सारे अस्पतालों के जो भी हमारे आईसीयू के बेड हैं या वेंटिलेटर बेड हैं, वो लगभग भर चुके हैं और एडमिशन होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि लोग आज इस बीमारी को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं जी। और ये वायरस इतना इन्फेक्शस है कि अगर एक व्यक्ति को वायरस है और उसके संपर्क में कोई व्यक्ति 2-3 फीट में आता है और अगर मास्क दोनों नहीं लगाए तो वायरस का संक्रमण होना बिल्कुल ही स्वाभाविक है, हो ही जाएगा जी। तो इसलिए जो आप कह रहे हैं कि देखिए एक तरफ आस्था है और एक तरफ इन्फेक्शन है, पर वो इन्फेक्शन आपके ऊपर हावी हो जाएगा और आपने अपने आस्था में जो भी पूजा की और उसके बाद अगर आपके घर के व्यक्ति, आपके मित्र, आपके रिश्तेदार सब बीमार पड़ जाएं तो फिर आपको बहुत ज्यादा चिंता होगी। तो मेरा ख्याल है कि भगवान की कोई भी पूजा है हम अपने घर में अलग से आसानी से कर सकते हैं। अपने घर में आप कोई भी पूजा की जा सकती है और इस समय जब ये बहुत महामारी का काल चल रहा है तो आगे कोई भी जो चाहे हम मंदिरों में जाना हो या किसी भी पूजा स्थल पे जाना हो या कोई भी सामाजिक, कोई भी मैं कहूँ जहाँ पे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, चाहे देखिए अब शादियों का मौसम आ रहा है जी, लोग आप बाजारों में खरीदारी करने के लिए जा रहे हैं, तो कहीं पे भी जहाँ पे आप जा रहे हैं तो कोशिश है कि भाई भीड़ इकट्ठी ना करें। जहां तक बहुत ही मजबूरी है तभी जाएं और अगर जाना भी है तो फिर मास्क जरूर लगाएं और जितना संभव है उतनी दूरी बना के रखें। और हम बार बार, आप भी हर प्रोग्राम में कहते रहे हैं, हम लोग भी सब कहते हैं कि वे अपने हाथों की सफाई रखें, क्योंकि देखिए अभी बचाव का और कोई साधन नहीं है। अभी भी हमारे पास कोई भी ऐसी दवा या वैक्सीन उपलब्ध नहीं है जिससे कि हम इस बीमारी से बच सकें। तो यही बचाव के 3 साधन है और बहुत जरूरी है, क्योंकि सारे देश से देखिए केस बढ़ते चले जा रहे हैं और खासतौर से महानगरों में जहां भीड़ बहुत ज्यादा इकट्ठी हो जाती है वहां केस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं और ये सबके लिए बहुत चिंता का विषय। जी,
और हमारे साथ इस कार्यक्रम में वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर रमन आर गंगाखेड़कर भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर रमन, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर रमन, आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि वैक्सीन को लेकर बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं। फाइजर और मॉडर्ना जो कंपनीज हैं जो वैक्सीन बना रही हैं, अलग अलग दावे हैं कि किसी के 95% कारगर होने के दावे हैं, किसी के 94%। अब उनके जो तकनीक है, जिस तकनीक पर ये दोनों कंपनियां वैक्सीन बना रही हैं, उस पर भी सवाल उठते नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे आप? नहीं, एक तो सही बात आपने बोला कि दोनों वैक्सीन जो हैं, जी, जो हमारी अपेक्षा थी उससे ज्यादा कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। जी, WHO ने बोला था 50% के ऊपर अगर रही तो हम ले लेंगे। जी, तो इसमें 100 लोगों को अगर वैक्सीन दी तो वो 90 के ऊपर लोगों को वो ये बीमारी लगने से बचा पा रही है। जी, लेकिन इसमें क्या है, नए किस्म का ये प्लेटफॉर्म है। तो नए किस्म के प्लेटफॉर्म में mRNA का इस्तेमाल हुआ है, जी, जो पहले आज तक कभी हुआ नहीं था। बिल्कुल। लेकिन ये mRNA जो है, इससे जेनेटिक मटेरियल कुछ अल्टर होता है क्या? नहीं होता है। जी, लेकिन हमको सबसे बड़ा डर क्या रहता है कि कोई भी नए किस्म की अगर हम चीज इस्तेमाल करें तो उसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। जी, अब जनरली क्या होता है कि कोई भी वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स अगर सीरियस अगर होना है तो वो पहले 2 महीने के अंदर हो जाते हैं। जी, तो जब भी आपको ये वैक्सीन ट्रायल के रिजल्ट्स मिलना है, उसमें ज्यादातर लोगों का 2 महीने का पीरियड खत्म हुआ होगा। जी, और वो खत्म होने की वजह से सीरियस साइड इफेक्ट को निकालना थोड़ा सा कठिन लगता है। लेकिन आगे चल के कुछ होगा क्या, इसकी जानकारी हमको बाद में मिलेगी। लेकिन वो साइड इफेक्ट ज्यादा सीरियस न रहने का चांस बहुत ही ज्यादा रहेगा। तो हमारे मन में उसके बारे में ज्यादा चिंता करना ये शायद जरूरी नहीं रहेगा। जो भी वैक्सीन लेंगे वो शायद ऐसे किस्म की वैक्सीन लेंगे कि जो पहले भी कभी इस्तेमाल की होगी या उसके साइड इफेक्ट अच्छे ढंग से हमने देखे वाले रहे। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। डॉक्टर वार्ष्णेय, आप चूंकि दिल्ली में हैं और लगातार जब से ये कोरोना संक्रमण की शुरुआत हुई है, आप कोरोना संक्रमितों का इलाज कर रहे हैं। अब जब ये आदेश आया है राजधानी के लिए कि जिस भी व्यक्ति में सामान्य फ्लू के लक्षण दिखेंगे उसे कोरोना जांच करवाना अनिवार्य होगा। अब सवाल ये है कि घर पे भी कोरोना टेस्ट की सुविधा उपलब्ध हो रही है। एक व्यक्ति जो घर में है उसको 2-3 बार छींक आ गई, गले में खराबी वो फील कर रहा है, कोई भी कब इस बात पर पहुंचे कि हाँ अब वो समय है जब मुझे कोरोना जांच करवानी चाहिए? देखिए, अभी आज की तारीख में ये होता है कि अगर आपको साधारण खांसी, बुखार, जुकाम भी है और अगर कोई एक व्यक्ति भी अगर घर में पॉजिटिव आ जाता है तो जो भी उसके पास में रहने वाले हैं घर के मेंबर, उनमें इन्फेक्शन होने की संभावना काफी ज्यादा होती है। क्योंकि ये लगातार केस बढ़ते चले जा रहे हैं तो इसको कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बोलते हैं या कॉन्टैक्ट एग्जाम टेस्टिंग बोलते हैं कि भाई जो भी साथ में हैं उनका हम सब टेस्ट करें एक साथ, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम पहचान पाएंगे शुरुआती लक्षण में और फिर उनको आइसोलेट कर पाएंगे। तो ये वायरस जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलना कम हो जाएगा। क्योंकि कई बार देखिए, जो जैसे एक व्यक्ति लक्षण है लेकिन वायरस दूसरे व्यक्ति को चला गया और वो एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकता है, उसमें लक्षण नहीं हो सकते, परंतु वो ये मान के चल रहा है क्योंकि मैं ठीक हूं, और अगर उसने मास्क वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया तो वो दूसरे व्यक्ति को इन्फेक्शन दे सकता है जी। या घर में भी कई बार जैसे कोई व्यक्ति आया तो उसके घर में अगर बच्चे रह रहे हैं या बुजुर्ग रह रहे हैं और उनको भी फिर इन्फेक्शन होने का डर है, तो ऐसे इस समय अगर आपको कुछ भी लक्षण कोरोना से मिलते हुए हैं कि बुखार आ रहा है, गले में दर्द है, खांसी, सूखी खांसी है या जुकाम हो रहा है या जिस तरीके की कुछ चीजें हैं, तो ये हालांकि साधारण फ्लू में भी ये लक्षण हो सकते हैं, परंतु ये कहना बड़ा मुश्किल है इस समय कि ये साधारण फ्लू या कोरोना है। तो बेटर है कि चूंकि गवर्नमेंट ये देख रही है कि लगातार केस बढ़ते चले जा रहे हैं, तो ये है कि कुछ टेस्ट ज्यादा हो सकते हैं। और बार बार देखिए सब जगह यही हो रहा है कि जितने हम ज्यादा टेस्ट करेंगे उससे शायद उसका परसेंटेज तो कम ही मिलेगा, क्योंकि जो पॉजिटिविटी रेट है वो कभी जैसे अभी बढ़ के हमारे यहाँ 10 से 15% तक ही हो गया दिल्ली में जी। तो पहले 5% तक था। तो ये ज्यादा टेस्टिंग करने से ही वो पॉजिटिव रेट बढ़ता है। अगर हम और ज्यादा टेस्टिंग करेंगे तो शायद
और ज्यादा केस भी हमारे पकड़ में आएंगे। तो एक तरीका ये अच्छा है कि हम ज्यादा टेस्ट करें तो उससे ज्यादा केस आए और उनको समय रहते हुए हम आइसोलेट कर सकें, जिससे ये इन्फेक्शन जो है घर में भी एक दूसरों से को फैलने से रोक सकें, अपने मित्र लोगों में भी फैल सकें, कम्युनिटी में भी फैल सके या अपने अड़ोसी पड़ोसी को भी फैलने से बचा सकें। तो ये एक तरीका गवर्नमेंट का है कि हम ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग करें। जी डॉक्टर रमन, जैसा कि स्वास्थ्य मंत्री ने 1-2 दिन पहले कहा कि भारत में अगले वर्ष की शुरुआत में यानी जनवरी या फरवरी में कोरोना वैक्सीन आ जाएगी। सबसे पहले कोरोना योद्धाओं को ये वैक्सीन मुहैया कराई जाएगी और उसके बाद 65 साल के ऊपर के लोगों के लिए ये वैक्सीन उपलब्ध होगी। उनका ये भी कहना था कि अगले वर्ष मई-जून तक 30 से 40 करोड़ वैक्सीन जो है वो उपलब्ध होगी। अब जो देश की जनता है, जो हमारी श्रोता है, जो ये कार्यक्रम सुन रहे लोग हैं, उनके जहन में सवाल ये है कि उनके लिए वैक्सीन कब तक मुहैया हो पाएगी। एक और इससे जुड़ा सवाल है कि अब ये भी चर्चा होने लगी है कि वैक्सीन का जो स्टोरेज होगा वो भी बहुत कठिन कार्य होगा। चूंकि आप इस पूरी प्रक्रिया से जुड़े रहे हैं, आईसीएमआर को आपने नेतृत्व प्रदान किया लंबे समय तक कोरोना काल में, तो आप बेहतर समझा पाएंगे इसे। दो चीजें बोलता हूँ जी, क्योंकि हमारे देश की लोक संख्या बहुत ज्यादा है जी, और वैक्सीन प्रोड्यूस करने जो कैपेसिटी होती है वो तो लिमिटेड होती है जी। वो लिमिटेड रहने की वजह से हमको प्रायोरिटाइज करना है, यानी कौन से लोगों को पहले दी जाए और कौन से लोगों को बाद में दी जाए, इस बारे में सोचना पड़ता है। जी। जो फ्रंटलाइन वर्कर्स है उनको ज्यादा एक्सपोजर होने का, क्योंकि उनका काम करने का ही ढंग ऐसा है कि जिसकी वजह से उनको बीमारी लगने का डर बहुत ज्यादा होता है, तो उनको प्रोटेक्ट करने का ये तो जरूरी बनेगा, क्योंकि उसके सिवा न हम अपने पेशेंट्स मरीजों को बराबर ट्रीटमेंट दे पाएंगे, न अगर सुरक्षा की बात आई तो सुरक्षा कर्मी भी हमारे लिए मुश्किल बन जाए अगर उनको सब इन्फेक्शन होने का डर बहुत वैसे ही बरकरार रहा तो। जी। अब दूसरी बात ये आती है कि जो 65 साल के ऊपर के लोग हैं जी, उनमें मृत्यु होने का डर ज्यादा होता है। जी। उसकी वजह से ये 65 साल के ऊपर के जिनको डायबिटीज है, जिनको ब्लड प्रेशर है, ऐसे लोगों को पहले देने की कोशिश ये करने वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जी। अब जैसे आपने बोला कि 30 करोड़ वैक्सीन के डोज मिलेंगे, जी। 30 करोड़ जो हम बोल रहे हैं फिगर, जी। तो उसका एक अंदाज आप अगर लगाएं तो 30 करोड़ यानी समझ लीजिए मेरे देश की लोक संख्या ये 140 करोड़ के 35 करोड़ के नजदीक है। बिल्कुल। तो तकरीबन मैं जब 30 करोड़ की बात करता हूँ जी, तो मैं 20% पॉपुलेशन 20% पॉपुलेशन को देने की कोशिश करूंगा। ठीक है। अब ये बीमारी पिछले 10 महीने से वो बढ़ते ही जा रही है अपने देश में। जी। तो हमारे अंदाज से अभी ऑलरेडी कम से कम 20 से 25% लोगों को ये बीमारी कभी न कभी तो होके गए वाली है, ऐसे नजर में आता है। जी। तो ये दोनों मिला के अगर आप देखें तो हम हर्ड इम्यूनिटी इतने नजदीक देंगे कि सब लोगों का जो डर है मुझे पहले मिलना चाहिए, ये इतना जरूरी नहीं बनेगा। तो इसका मायना क्या है कि हमको देने की कोशिश करना है, सबको ही देने की कोशिश करना है। और मुझे एक उम्मीद है कि हमारी सरकार इस किस्म की है, उसने इतना इसके ऊपर सोच लगाई है, आपको शायद ये भी हो जाएगा कि जल्दी से जल्दी हम शायद बाकी दुनिया के जितने लोग देश है उनमें हमारे वैसे बड़े देश है उनमें हम सबसे पहले हमारे सारे लोगों को देने में कामयाब रहेंगे। अब ये कामयाबी किसके ऊपर निर्भर होती है? प्रोडक्शन अच्छा रहे उसके ऊपर। लेकिन हमको एक चीज समझना पड़ेगा कि अगर प्रोडक्शन एक ही वैक्सीन का बहुत ज्यादा नहीं होता है तो हम 2-3 वैक्सीन जो 90% के ऊपर जिसका असर हमको दिखाई दे रहा है, ऐसे 2-3 वैक्सीन को हम सिलेक्ट करके वो सारे वैक्सीन हम लोगों को जिस ढंग से देना है उस ढंग से देने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। अब रहा सवाल ये फाइजर की जो वैक्सीन है उसको -70 डिग्री टेम्परेचर पे फ्रीज में रखना पड़ता है। वो चारों तरफ हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं है। लेकिन ये मॉडर्ना वाली जो वैक्सीन है
जी। इसको ये कंडीशन उतनी स्ट्रिंजेंट नहीं है जी। और सबसे बड़ी बात हमको एक समझना है, जी। हमारे देश में जो 3 वैक्सीन बन रहे हैं, जी। उनमें के 2 वैक्सीन के बारे में हमको अच्छी मालूमात है। जी। जो सीरम इंस्टीट्यूट की जो वैक्सीन निकलेगी, जी। उसको जो नॉर्मल हम जो टेम्परेचर से इस्तेमाल करते हैं जी। इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में, जी। उसके ऊपर हम स्टोर कर सकते हैं। जी। वो सादे फ्रिज के अंदर भी हम रख पाएंगे, जी। इसमें कोई शक नहीं है। जी। और वही हालात ये भारत बायोटेक के वैक्सीन के हैं। जी। तो जब ये चॉइस होगा, जी। तो जिस एरिया में रेफ्रिजरेशन देना मुश्किल रहेगा, जी। उस एरिया में शायद ये वैक्सीन देंगे। लेकिन हमको एक चीज पे भरोसा रखना है, सरकार अच्छे ढंग से सोच रही है, सरकार जल्द से जल्द देने की कोशिश करेगी। किसको कौन सी वैक्सीन देंगे वो उसके ऊपर निर्भर रहेगा कि उसको स्टोरेज कंडीशन क्या होगी। और ऐसे भी अगर आपने देखा तो 90% से ऊपर लोगों को ये वैक्सीन देने के बाद में बीमारी लगती नहीं है। जी। अगर ऐसे लगते नहीं है तो हमको डर इतना रहने की कोई जरूरी नहीं है, ऐसे मुझे लगता है। बिल्कुल सही, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं डॉक्टर रमन की। बहुत निकट भविष्य में अलग अलग कंपनियों की जो वैक्सीन है उनकी उपलब्धता होने वाली है और उनका सक्सेस रेट जो 3rd फेज ट्रायल में दिख रहा है, अगर वो उस पर कायम रहती हैं तो कोरोना संक्रमण जो लंबे समय तक खतरा दिख रहा था वो टल सकता है। लेकिन जब तक वैक्सीन नहीं है तब तक आपको ढिलाई नहीं बरतनी है। कार्यक्रम में पहले कॉलर जुड़ चुके हैं, यावतमल से अरुण जी हैं। अरुण जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। हाँ जी सर, माझा राम स्वीकार करावा डॉक्टर साहब, महाराष्ट्र बोला। हाँ, मेरा सवाल ऐसा था जी, जैसे सामान्य फ्लू के लक्षण है तो क्या कोरोना टेस्ट कराना जरूरी है क्या? जी डॉक्टर रमन। अभी इस वक्त पे ये हालात है कि कोरोना की बीमारी जिस तेजी से वो फैल रही है, हमको फ्लू के वैसे लक्षण दिखे भी तो भी हमने टेस्ट करवा लेना, ये अच्छा रहेगा। बिल्कुल ठीक है। अगर आप में सामान्य फ्लू के लक्षण दिख रहे हैं तो अगर मगर और खुद इस बात को तथ्य में पिरोने के कि मुझे तो नॉर्मल फ्लू हुआ है, मैं तो किसी कोरोना संक्रमित से नहीं मिला, इन सब बातों को दरकिनार करके जैसा डॉक्टर रमन कह रहे हैं, एक बार आप कोविड जांच करा लीजिए और दिमागी और जहनी तौर पर भी आप फ्री महसूस करेंगे। डॉक्टर वार्ष्णेय, आपसे एक चीज समझने की कोशिश करेंगे कि जो लोग कोरोना संक्रमित हो गए और ठीक हो गए, वो कितने समय तक इम्यून रहते हैं, कितने समय तक उनमें दोबारा संक्रमण का खतरा कम रहता है? देखिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि इसमें लगातार कई जगह से ऐसी रिपोर्टें आई हैं कि 3 महीने तक तो उन्होंने देखा कि उनमें एंटीबॉडी रही है, परंतु कुछ केसेज में जब टेस्ट किया तो उनमें दोबारा इन्फेक्शन हो गया और उनमें वो एंटीबॉडी नहीं पाई गई। परंतु इसमें अभी निश्चित तौर पर कहना कि ये 3 महीने तक रहेंगी या 6 महीने तक रहेंगी या और भी लंबी रहेंगी, ये एकदम कहना मुश्किल है क्योंकि ये बीमारी में अभी एंटीबॉडी टेस्ट सबका नहीं हो रहा। तो जब तक ये जो भी रिकवर हो रहे हैं उनकी एंटीबॉडी टेस्ट और फिर वो पीरियड जब लंबा होता चला जाएगा तभी हमें पता लगेगा। लेकिन ये अभी लोगों का है कि लगभग कम से कम 3 महीने तक तो एंटीबॉडी रहती है। और खासतौर से जैसे ये इशू जब आया कि वो एक तो एक है कि एंटीबॉडी कितने समय तक रहती है, दूसरे एंटीबॉडी की स्ट्रेंथ कितनी रहती है। तो भी कई बार एंटीबॉडी या तो बहुत हल्की बनती है और उनकी स्ट्रेंथ बहुत कम होती है। और ये इशू जब आया जब वो प्लाज्मा डोनेशन की बात हुई, क्योंकि जब प्लाज्मा डोनर करते हैं तो उसमें एंटीबॉडी टाइटर का टेस्ट करते हैं, तो जिनमें एंटीबॉडी टाइटर बहुत कम है तो उनका प्लाज्मा देने से फिर कोई फायदा नहीं होता। तो ये दोनों इशू साइंटिस्टों के लिए एक शोध का विषय बन रहा है कि ये एंटीबॉडी कितने लंबे समय तक रह पाएंगी और उनकी मात्रा या उनकी स्ट्रेंथ कितनी रहेगी कि वो दोबारा इन्फेक्शन को प्रोटेक्ट कर सकें। क्योंकि कुछ जगह से ये रिपोर्ट आई थी कि कुछ लोगों में जिनमें पहले कोरोना हो गया उनमें फिर 2-3-4 महीने के बाद दोबारा कोरोना हो गया। उसमें हालांकि ये रिपोर्ट आई कि या तो उनमें एंटीबॉडी बनी नहीं या उनको दूसरी जो है वायरस की स्ट्रेन से जिसमें जेनेटिक स्ट्रक्चर चेंज हो गया उसकी वजह से कोरोना हो गया। तो ये लगातार शोध चल रही है, परंतु ये केस अभी कुछ ही हैं, ऐसे ज्यादा नहीं है। तो ये अभी लगातार शोध का विषय है कि वाकई कितने लंबे समय तक इससे एंटीबॉडी जो हमें बनेंगी और वो सुरक्षा देंगी। बिल्कुल, चूंकि ये नोवेल कोरोना वायरस है और समय के साथ साथ इस पर शोध हो रहे हैं और शोध के नतीजों के आधार पर ही कोई पुख्ता प्रमाण मिल पा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से मकसूद हुसैन जी जुड़ चुके हैं। कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार सर। नमस्ते
सर मैं 2-3 सवाल है मेरे, सर फोन मत काटिएगा सर। एक तो 93.7 मतलब जो है प्रतिशत जो है कोरोना ठीक हो चुका है, तो 100% होने में कुछ ही मतलब अंक बाकी है, लेकिन कठिन है जी पहुंचने में 100% पहुंचने में क्या कोरोना वायरस जाकर रहेगा। तो दूसरा सवाल सर ये है कि जो वायरस है ये वातावरण में प्रदूषण की तरह घुला हुआ है या इंसान के अंदर तक ही सीमित है। जी डॉक्टर रमन, इनका पहला सवाल ये है कि जो कोरोना वायरस से स्वस्थ होने की दर है वो 93% से ज्यादा हो गई है इस देश में। ये जानना चाहते हैं कि क्या ये दर अगर 100% हो जाती है तो ये संक्रमण भारत से बाहर चला जाएगा? ये सही है, यानी 100% अगर हो गया तो इसका मायना क्या हुआ कि आज के तौर पे किसी नए इंसान को ये बीमारी लग नहीं रही है। जी अगर वो लग नहीं रही है तो 100% जो लोगों को 100 लोगों को जो बीमारी लगी थी 100 के 100 रिकवर हुए जी और नया कोई इंसान उसको हुई नहीं जी। लेकिन क्या ये हो पाएगा? ये हो पाना थोड़ा सा मुश्किल है। अभी नजदीक के समय में ये होना बहुत ही मुश्किल रहेगा, क्योंकि ये जो विषाणु है जी ये विषाणु जिस गति से सब तरफ फैल चुका है जी और हमको उनको प्रोटेक्ट करने को या तो उनको इन्फेक्शन हुए, नहीं तो उसको वैक्सीन दे पाए। जी अब 100% लोगों को वैक्सीन देने को तो थोड़ा टाइम लगने वाला है जी। तो उसकी वजह से वो जल्दी निकल गया ऐसा दिखने का उम्मीद अभी कम रहेगी। इसलिए सब लोगों ने एक याद रखना है जी हमको वैक्सीन मिले ना मिले, हमको जो भी कंडीशन है जी हमको ये कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स यानी मास्क का इस्तेमाल करना, 2 गज की दूरी रखना और तीसरी सबसे बड़ी बात यानी बार बार हाथ धोना, जी ये हमको एक आदत लगा लेना है अगले 2 साल तक के लिए जी करके। बिल्कुल वो हमारे लिए अच्छा रहेगा, अपनी जान भी बचेगी, अपने घर वाले लोगों में किसी को बीमारी नहीं लगेगी और इसका जो बुरा असर जो चारों तरफ दिखाई दे रहा है वो भी कम होता हुआ नजर आएगा। जी। डॉक्टर वार्ष्णेय, इनका दूसरा सवाल ये है कि जो कोरोना का वायरस है क्या वातावरण में प्रदूषण के साथ घुला मिला है या दूसरे व्यक्ति के शरीर में है? देखिए, ये वायरस जैसे हमने पहले ही बताया कि मुख्यतः जो है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है। तो जिसका मतलब ये होता है कि जैसे एक व्यक्ति में वायरस है जी वो व्यक्ति जब खांसता है, छींकता है, हंसता है या बहुत तेज बोलता है तो उस समय जो उसकी छोटी छोटी थूक की बूंदें निकलती हैं उसको हम ड्रॉपलेट्स बोलते हैं और उसमें ये वायरस होता है जी। अगर उसके नजदीक में कोई व्यक्ति है, अगर उस व्यक्ति ने मास्क नहीं लगा रखा जिसको इन्फेक्शन है तो ये वायरस उस समय उसमें हवा में आ जाता है और उसके नजदीक में अगर 2-3 फीट की दूरी में 4 फीट की दूरी में कोई व्यक्ति है तो वो जब वो सांस लेता है तो ये ड्रॉपलेट्स जो है वायरस की उसके पास चले जाते हैं अगर उसके मास्क नहीं लगा रहा। ये मुख्यतः इसका इन्फेक्शन फैलने का तरीका है जी। परंतु जब पोल्यूशन वगैरह ज्यादा होता है तो ये जैसे जो वायरस के कण होते हैं जी। जब वो हवा में भी कई बार गिरते हैं और चूंकि वो अगर ड्राई मौसम होता है, सूखा मौसम होता है तो वो हवा में नीचे जल्दी गिर जाते हैं और वो सूख जाते हैं और मर जाते हैं। और ये वायरस देखिए केवल जो है जिंदा व्यक्तियों में ही रह सकता है, एक व्यक्ति से दूसरे। जो नॉन जिंदा सरफेसेज होती हैं उनमें कुछ समय तक वायरस रहता है, कुछ घंटों तक रह सकता है या जो मेटल्स वगैरह हैं उन पर कुछ दिनों तक भी रह सकता है लेकिन फिर वो मर जाता है जी। और अगर वो व्यक्ति एक दूसरे के नजदीक है तभी वो वायरस फैलेगा। ये जरूर है कि जो संक्रमण जिस समय पोल्यूशन है तो पोल्यूशन में जो हमारे छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं धूल हवा में होते हैं जिसे हम PM 2.5 बोलते हैं तो कई बार वायरस उन पार्टिकल से चिपक जाता है तो फिर वो भारी हो जाता है और वो हवा में फिर लंबे समय तक रह सकता है और उसके नजदीक में जब व्यक्ति आएंगे तो उनको जब सांस लेंगे तो उसमें इन्फेक्शन हो सकता है। इसीलिए दिल्ली में देखिए अभी जो केस लगातार बढ़े उसमें कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि 25 से 30% पोल्यूशन का भी रोल रहा क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज्यादा रहा तो ये वायरल इन्फेक्शन तेजी से फैला। तो फिर वही बात जैसे डॉक्टर साहब ने अभी कहा, डॉक्टर रमन ने भी कि भाई हमें मास्क लगा के रहना है, अनावश्यक रूप से जो है कहीं भीड़ वाले इलाकों में नहीं जाना है, दूरी बना के रहना है और हाथों की सफाई करके रहना है। तो चाहे वो किसी भी तरीके से इन्फेक्शन फैले हम उससे बच सकते हैं। बिल्कुल ठीक। बिहार के सीतामढ़ी से सुजीत पाठक जी जुड़ चुके हैं। कार्यक्रम में स्वागत है सुजीत जी। नमस्कार। नमस्ते। पूछना था क्या वैक्सीन आने तक
जी। सर्दी बढ़ेगी तो क्या कोरोना का मामला भी बढ़ेगा? डॉक्टर रमन ये जानना चाह रहे हैं कि जैसे जैसे देश में तापमान कम होता जा रहा है, क्या संक्रमण के मामले और तेजी से बढ़ेंगे? देखिए, ये विषाणु जितना टेम्परेचर कम रहा जी। उसमें वो जिंदा ज्यादा देर रहता है, और जब ज्यादा देर रहता है तो एक से दूसरे को लगने का डर भी उतना ही ज्यादा होता है जी। लेकिन क्या उससे बीमारी के केसेस बहुत बढ़ेंगे? जी। वो तो अपने हाथ में निर्भर है। मैंने अगर ये कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन इन दिनों में अगर अच्छे ढंग से किया, मैं बाहर जाने का अगर जरूरी है तो ही बाहर निकलो ऐसे मेरे सारे घर वालों को बोला। जो बाहर काम करने जाते हैं उन्होंने जाते वक्त मास्क पहनना है, और वहां जाने के बाद में बार बार हाथ धोना है, और जितना हो सके उतना दूरी 2 गज की रखने की कोशिश करना है। जब घर में आएंगे तो फिर एक बार हाथ अच्छे धो लेना है, और घर में भी अगर मैं दूसरे लोगों के साथ मिक्स हो रहा हूँ तो उस वक्त मैंने मास्क पहनना ये जरूरी बन जाएगा। जहां तक हो सके जो उम्र से बड़े हैं, ऐसे 65 साल के ऊपर वाले जो लोग हैं, उनके साथ मिक्स होने का हमने टालना है। और सबसे बड़ी बात, हमने साथ में बैठ के खाना खाना ये टालना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम खाना खाते हैं तो मास्क निकालते हैं, और निकालने की वजह से वो एक से दूसरे को बीमारी लगने का चांस उतना ही बढ़ जाएगा। इसका तीसरा महीना ये भी होता है कि घर में कोई ऐसा कोई न्योता मत दो जिसमें बहुत सारे लोग, ये फेस्टिवल सीजन रहने की वजह से वो घर आए और खाना खाने आए, क्योंकि उसमें सोशल डिस्टेंस भी नहीं रहेगा, सब इकट्ठा खा रहे हैं। अगर भी इन्फेक्टेड इंसान होगा तो उसकी वजह से सभी लोगों को बीमारी लगने का डर बढ़ेगा। लेकिन ये मेरे हाथ में है। अगर हाथ में है, अगर सब लोगों ने डिसाइड किया कि मैं इसका पालन करूंगा, तो भले वो विंटर का सीजन रहे, सर्दी के मौसम में कितना भी टेम्परेचर गिरे, अगर मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करता हूं तो ये बीमारी बढ़ने से मैं खुद रोक पाऊंगा। बहुत अच्छी बात डॉक्टर रमन कह रहे हैं कि संकल्प और दृढ़ इच्छा शक्ति के सहारे चाहे मौसम कोई भी हो, हम कोरोना संक्रमण से बच सकते हैं। डॉक्टर वार्ष्णेय, कार्यक्रम में समय कम है, चलते चलते आप दिल्ली के लोगों को क्या संदेश देंगे जिनके मन में एक अजीब सा डर बैठ गया है कि दिल्ली में संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ रहा है, मृत्यु दर अचानक से बढ़ गई है, पता नहीं अब क्या होगा? मेरे ख्याल में देखिए, इस पूरे प्रोग्राम में डॉक्टर साहब ने भी यही बात कही, हमने भी यही बात कही कि भाई देखिए, डरना, जैसे कहते हैं, इस समय बहुत ज्यादा डरना जरूरी इसलिए है कि जिससे कि आप एहतियात बरतें। और ये एहतियात वही है कि हम भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जहां तक पॉसिबल ना जाएं, अपने को बहुत ही आवश्यक कार्य है तभी घर के बाहर निकलें, और आवश्यक कार्य करने के लिए भी हमेशा मास्क पहन के रहें, जितनी दूरी पॉसिबल है उतनी बना के रखें, अपने हाथों की लगातार सफाई करते रहें। अगर ये सब हम चीजें करते रहेंगे, जो बार बार डॉक्टर साहब ने कहा कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, तो इसी तरीके से हम अपने को बचा सकते हैं और अपने सारे मित्र को और समाज को इस बीमारी के फैलने से बचा सकते हैं, और इसका कोई तरीका नहीं। जी बिल्कुल, जैसा कि दोनों ही स्वास्थ्य विशेषज्ञ कह रहे हैं कि जो सरकारी दिशा निर्देश हैं उनका पालन करना बेहद जरूरी है। डॉक्टर रमन, आपका और डॉक्टर ए के वार्ष्णेय, आप दोनों का आकाशवाणी के इस खास कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद। धन्यवाद। तो जैसा कि हमारे दोनों ही वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने कहा कि चाहे मौसम कोई भी हो, अगर आपको अपने आप पर संयम है, धैर्य है, दृढ़ इच्छा शक्ति है और ये मन में ठान लेना है कि हमें कोरोना को हराना है, तो जहां भी जाइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन आंदोलन से जुड़िए, यानी मास्क लगाइए, अपने हाथ और मुंह को बार बार साफ करते रहिए और जहां तक संभव हो सुरक्षित दूरी का पालन करिए। स्वस्थ रहिए, खुशहाल रहिए और संक्रमण से बचे रहिए। नमस्कार।